नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे आधुनिक भारत का इतिहास है, इसका हम और जो आखिरी हिस्सा है, ये पढ़ने की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों? इससे पहले हमने जो चैप्टर कर रखा है, चैप्टर 16, चैप्टर 18, इसको हमने अच्छे से किया था। आज हम इसको साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री के आखिरी हिस्से के साथ ही इसको खत्म चैप्टर के लिए मैं आपको बताता हूँ आगे हमें करना क्या है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कंपनी शासन का जन विरोध। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी शासन कहां से कहां तक था। ठीक है, उसका उसका विरोध कहां तक हुआ। ठीक है, इसकी चीजों को हम पढ़ते हैं। देखिए, कंपनी शासन जो था वो 1847 तक चलता है। ठीक है, उसका अचानक से विद्रोह हो जाता है 1857 में। उसका 1858 में कंपनी को शासन को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, और जन विरोध यानी कि जनता का विरोध। तो जनता कौन कौन सी होती है? वो जनता जो देश के अंदर थी, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो किसानों का था, आदिवासियों का था। तो किसान और आदिवासी जो है वो इसका विरोध करते हैं कंपनी के शासन के दौरान। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमें सिर्फ चीजें पढ़ना है कंपनी के शासन के दौरान। हमें पढ़ना है 1857 की क्रांति। हमें पढ़ना है जो किसानों के और आदिवासियों के जो विद्रोह हुए थे वो कौन कौन से विरोध थे, उस विद्रोह के क्या कारण थे, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पिछली बार की तरह मैं आपको बताता हूँ हमारा स्रोत क्या है। हमारा जो स्रोत है वो एनसीईआरटी है, यूपीएससी है, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। ठीक है दोस्तों, और जो एनआईओएस है उसके जो अपने एनआईओएस के जो हमारे बुक्स हैं उसके हिस्सा है, लगभग 80% हिस्सा हमारा एनआईओएस का ही है, और मेरे पर्सनल नोट्स थे और कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो पिछली बार की तरह जैसे मैंने बताया था, हमने इसको पढ़ लिया, हमने 16 पढ़ लिया था, हमने 18 पढ़ लिया था, हमने 90 हम आज इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। टॉपिक खत्म करने से पहले मैं आपको शुरू करता हूँ। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ बताता हूँ। देखिए, कंपनी शासन के अंदर जो जन विरोध चल रहा था, क्या था कि कंपनी की जो नीतियां थी उसका लाभ कंपनी को तो था ही, कंपनी को तो हो ही रहा था, लेकिन जनता इसका विरोध क्यों कर रही थी? देखिए, इससे पहले भी भारत में ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश पहली बार ही आए थे। इससे पहले कोई विदेशी शासन नहीं था देश के अंदर। इससे पहले विदेशी शासन देश के अंदर रह चुके हैं, जैसे मुगल रह चुके हैं। ठीक है, मुगल से पहले हमारे पास अरबी लोगों का शासन रहा है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बाद लगभग लगभग पूरा जो मुस्लिम शासक ही था। ठीक है, और इसमें कई सारे शासक जो विदेशी थे, जिसमें अरबी थे, तुर्की थे, ईरानी थे, और लास्ट में मुगल आते हैं। तो इतना सब चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन शासन का जो विरोध था वो सबसे ज्यादा पैमाने पर दिया गया। इस विरोध के कई सारे और भी कारण रह चुके हैं, उन सभी कारणों पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है जिसके कारण से जनता ने अचानक से ब्रिटिश शासन का विरोध करने लग गया। ठीक है, हम आते हैं प्रोसोनोट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले पीछे मैं जब जाता हूँ, देखिए, सबसे पहले आती है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में आती है, यूरोप में खास करके ब्रिटेन में। इसमें औद्योगिक क्रांति के अंदर क्या होता है कि जो उद्योग होता है, उद्योग के अंदर एक विशेष प्रकार की क्रांति शुरू होती है। क्रांति मतलब अचानक से बदलाव आते हैं। किस तरह के बदलाव? देखिए, पहले क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर लघु उद्योग होता है। ठीक है, और कुटीर कुटीर उद्योग होता है, लघु उद्योग होते हैं, हस्त उद्योग होते हैं, मतलब सारा काम हाथ से थ्रू हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि सारा काम जो होगा वो तकनीक के माध्यम से होगा, फैक्ट्री में होगा। ठीक है, और तकनीक के माध्यम से फैक्ट्री में, देखिए ध्यान से, ये सारा काम कैसे हो रहा है? फैक्ट्री में हो रहा है, और बहुत सारे लोग मिल बांट करके इस काम को करेंगे। अब जो लोग घर में काम कर रहे हैं, अब वो काम घर में ना होके अब वो कहाँ होगा? इन फैक्ट्री में होगा। अब ध्यान से देखिए, सभी ये सभी लोग पहले जो काम घर में बैठ के करते थे, अब ये सारा काम कहाँ होगा? फैक्ट्री के अंदर होगा, और बहुत बड़ी मात्रा में होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जब इतना सब कुछ माल बन रहा है, अचानक से इतनी सारी चीजें अचानक से ब्रिटेन में हो जाएगी, तो इसका परिणाम विश्व में भी तो देखने को मिलेगा, यूरोप के कई देशों में भी हमें देखने को मिला। आगे चलते हैं, जब यूरोप में भी अचानक जब ब्रिटेन में शुरू हुआ तो यही क्रांति कहाँ होगी? फिर इसके बाद यूरोप में अलग अन्य देशों में शुरू होगी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? अचानक से जरूरत पड़ी थी कच्चे माल की। कच्चे माल कौन कौन से? कपास। ठीक है, ताकि कपड़ा बनाया जा सके। ठीक है, अलग अलग तरह के, हर तरह के कच्चे माल की आवश्यकता हुई, और कच्चे माल के साथ साथ एक ऐसे बाजार की भी आवश्यकता थी, क्योंकि एक ही जगह पे कितना सामान आप बनाओगे, कितना बेचोगे? तो यहाँ पे ब्रिटेन में बनेगा सामान और दुनिया भर के देशों में बेचा जाएगा। किसके लिए? बाजार के माध्यम से। तो इसके बाजार की खोज के लिए उन्होंने क्या किया? उपनिवेशवाद की शुरुआत की। तो उपनिवेशवाद रहेगा, वहां से हम कच्चा माल भी लेके आएंगे और फिर बना करके माल इन्हीं को बेचेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से क्या हुआ? भारत को गुलाम बनाया गया, उपनिवेशवाद को ही भारत का गुलाम बनना शुरू हो गया। तो औद्योगिक क्रांति समझ में आ गई। औद्योगिक क्रांति क्या थी? उद्योग में अचानक से हुई क्रांति, जिसमें लोगों ने हस्त उद्योग और शिल्प उद्योग, हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग के स्थान पे फैक्ट्री में जाकर के लोगों ने काम करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से। ठीक है, इतना बस हमें याद रखना है औद्योगिक क्रांति के बारे में। आगे चलते हैं। दूसरी कारण था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी परिस्थितियां जो थी वो भी ब्रिटेन के जन विरोध का कारण बनी। पहले थी भूमि का निजीकरण। देखिए, भूमि कभी भी ना सरकार का हिस्सा, मतलब कभी भी व्यक्तिगत हिस्सा था ही नहीं। भूमि हमेशा से राजा का हिस्सा हुआ करता था, और राजा जब चाहे तब किसी को भी मतलब राजा, देखिए, भूमि राजा की थी, किसान उस पर खेती करते थे, और किसान अपना धन का कुछ हिस्सा राजा को दिया करते थे। तो इसमें क्या होता था, इस पूरे सिस्टम में कहीं पे भी भूमि का निजीकरण था ही नहीं। ठीक है, भूमि एक किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, भूमि सबकी हुआ करती थी, खास करके खेती वाली जमीन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अगले फिर चलते हैं वाणिज्य खेती के ऊपर। देखिए, जब अंग्रेज आए, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों को क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल कैसे होगा? वाणिज्य खेती करने से। तो वाणिज्य की खेती करवाने से, देखिए, वाणिज्य की खेती का कौन कौन सी होती है? जो व्यापारिक किस्म होती है, कमर्शियल क्रॉप्स होती है, वो कौन कौन से करेंगे ध्यान से। कमर्शियल क्रॉप होती है, हमारे पास चाय होती है, कॉफी होती है, कॉटन होता है, जूट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये
ग्राउंड नट्स होते हैं, ठीक है, मूंगफली जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये टबैको हो गया, अफीम अफीम हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, शुगर कैन यानी गन्ना हो गया, तो इस तरीके से चीजें हैं, रबर हो गया, इस तरह की चीजें जो है ये हमारे पास क्या होता है कि ये कमर्शियल क्रॉप्स होता है, ये आम जनता यूज नहीं करती, मतलब ये खाने के योग्य नहीं है, हमेशा के लिए उपयोग नहीं है, इसको नॉन फूड क्रॉप कहते हैं, ठीक है। ये जो चीजें होती है ये बहुत जरूरी बन गई थी ब्रिटेन को कच्चे माल के रूप में, तो क्योंकि अब ये वाणिज्यिक खेती ज्यादा करेंगे तो परिणाम क्या हुआ, जो खेती करने वाली जमीन है, जो खाना खिलाने वाली जमीन है उसकी कमी हो जाएगी, तो जब खाना कम होगा, ठीक है, लेकिन कमर्शियल क्रॉप तो है, लेकिन हमारे पास फूड क्रॉप नहीं है, मतलब हमारे पास खाने वाली वस्तुएं नहीं है, हमारे पास गेहूं चावल नहीं है, तो परिणाम क्या होगा, अकाल पड़ेगा, अकाल में क्या होगा, लोगों के पास भूखमरी आएगी क्योंकि लोगों के पास खाना नहीं है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो क्या होगा, किसानों की अपनी समस्या शुरू हो गई, क्योंकि अगर वाणिज्यिक क्रॉप है तो क्या होगा, सरकार किसानों को हैवी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सरकार मतलब बहुत बड़ी मात्रा में किसान क्या करते हैं, साहूकारों से ऋण लेते हैं ताकि वो वाणिज्यिक खेती कर सके, ठीक है। और वाणिज्यिक खेती करने के लिए जब मान लीजिए किसी समय खेती नहीं हुई तो क्या हुआ, उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज सर हो जाएगा। इसके साथ क्या होता है कि जो वाणिज्यिक खेती होती है उसमें भी सरकार भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, ठीक है। इसके बाद टैक्स लगाने के साथ साथ सरकार खरीद भी रही है, सरकार टैक्स भी लगा रही है, तो किसानों की अपनी एक समस्या चल रही है। दूसरा क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है ये एक थ्योरी, एक सिद्धांत है, इसको दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ये दादा भाई नौरोजी जी की फोटो, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के हिसाब से कि भारत में एक मतलब एक सीधी रेखा में ब्रिटेन की तरफ पैसा जा रहा है। जैसे कि भारत में अगर हम जैसे जो भी भारत में जो मतलब ब्रिटेन के जो लोग काम करते हैं वो अपना सारा पैसा कहाँ भेजते हैं, ब्रिटेन में, ठीक है। कैसे अपने मतलब वेतन के माध्यम से, पेंशन के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, ये सारे माध्यम के भारत से सारा पैसा ब्रिटेन की तरफ जा रहा है, जबकि ब्रिटेन से कुछ भी पैसा भारत की तरफ नहीं आ रहा है। इसी को कहते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये कब से कहते थे, दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। ये इनका सिद्धांत था और ये बहुत पॉपुलर हुआ था अपने दौरान, अपने समय के दौरान, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है ये आज भी कई जगह यूज की जाती है, काफी ब्रिटेन को क्रिटिसाइज करने के लिए, ब्रिटिशाइज की आलोचना करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अगला है आदिवासियों की जो प्राचीन भूमि थी उसको हड़पने की कोशिश की गई, मतलब कोशिश करके हड़प ली गई ब्रिटेन के द्वारा, मतलब उसके अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। कैसे, देखिए आदिवासियों की जो जमीन थी, आदिवासी किस पे रहते थे, आदिवासी में सबसे रहते थे जंगलों में, पहाड़ों पे, तो इनकी जो जमीनें हुआ करती थी वो कभी भी किसी के ना तो कभी किसी राजा के अंडर में रहती थी और ना ही कभी किसी निजी व्यक्ति का हाथ में। तो ये क्या होता था, ये प्राकृतिक तरीके से इनका काम होता था। इनका क्या माध्यम था, ये जो बार्टर सिस्टम के थ्रू, मतलब आप एक हिस्से से दो और एक हिस्से से लो, यानी कि आप जंगल से शहद लेके आओ, शहद लेकर काम आदिवासी का होता था, बदले में किसान इन्हें गेहूं चावल दिया करते थे। तो ये सिस्टम इनका चलता था और ये सदियों सदियों से ये सिस्टम ही चला रहे थे आदिवासी। जबकि ब्रिटेन आए तो इस सिस्टम को बदल गया, अब जंगल में इन्हें जाना के लिए भी रोक कर दिया गया, क्योंकि अब जंगल जो होगी वो सरकार की संपत्ति घोषित कर दी गई वन नीति के तहत। तो ये सारी समस्या आदिवासियों के साथ अलग तरीके से चल रही थी। दूसरा क्या समस्या थी, जो ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन चल रहा था उसके कारण एक नई समस्या ने जन्म लिया। ग्रामीण समस्या कौन कौन सी थी, देखिए मिशनरी जो थे और धर्म परिवर्तन के माध्यम से, मिशनरी जो थे, जो ईसाई धर्म के जो धर्म परिवर्तन का कार्य करते हैं मिशनरी, वो मिशनरी क्या करते थे, ग्रामीण समाज में जाकर के और ग्रामीण लोगों को काफी लोभ लालच दिखा करके उनसे अपना धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो ये कारण था इनके परिवर्तन होने का पीछे, ठीक है। इस सभी कारणों से क्या होता है, ये जो आर्थिक कारण थे और पीछे का जो ये कारण है, पीछे का जो औद्योगिक क्रांति ने, ठीक है, ये तो एक आर्थिक कारण हो गया। इन्हीं आर्थिक कारणों के कारण मुख्य कारण रहा कि सरकार का विरोध होने लग गया। अच्छा, विरोध में किनका मुख्य हिस्सा था, एक थे किसान और दूसरे थे आदिवासी लोग। तो आदिवासी और किसान ही थे जो विरोध के एक धुरी रहे, केंद्र बिंदु इन्हीं का था। इन्हीं दोनों के कारण ये विरोध जो था अचानक से होने लग गया, ठीक है। तो किसान विद्रोह किस तरीके से था, देखिए किसान विद्रोह के कारण क्या थे, कर का अधिक होना, कौन सा कर, जो भूमि कर था वो, ठीक है। और भूमि से बेदखल करना, जमींदारी प्रथा के अंदर कई सारे किसानों को उनकी भूमि से अलग कर दिया गया, भूमि से बेदखल कर दिया गया। अब जब अकाल अचानक से बहुत तेजी मात्रा में उस दौरान फलने लगी, क्योंकि जब से ही हमने कमर्शियल क्रॉप को अपनाया, जैसे ही हमने वाणिज्यिक फसलों को अपनाया, हमारे पास खाने की कमी हो गई। जैसे ही खाने की कमी हुई, हमने क्या किया, अकाल की मात्रा हमने तेजी से देखने को मिलती है। और उस दौरान अगर हम भारत के इतिहास को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे समय पर बहुत सारे अकाल उस दौरान हमारे देश में देखने को मिल चुके हैं। तो कोई अकाल जो था वो क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास खाने की कमी आ गई। और खाने की कमी क्यों आई, क्योंकि हमने वाणिज्यिक खेती को अपना लिया, ना कि खाद्य खेती को, ठीक है। खाद्य कृषि की वजह हमने वाणिज्यिक कृषि को अपनाया। इसी दौरान क्या होता है, देश में दो सबसे बड़े विद्रोह होते हैं किसानों के मध्य। एक होता है मप्पो विद्रोह, ठीक है, मलिपुलो, ठीक है, और दूसरा होता है सन्यासी विद्रोह। अगर हम इस विद्रोह के बारे में बात करें, ये मालाबार में हुआ था, मालाबार मतलब केरल के अंदर, ठीक है। किसानों ने एक अलग लेवल पे जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और जो सन्यासी विद्रोह था वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, ठीक है। ये सन्यासियों ने पहली बार विद्रोह अपना लिया था। क्यों, देखिए जब अकाल पड़ गया था तो सन्यासी जो थे वो पश्चिम बंगाल को छोड़ करके अगले इलाके से जाने लग गए। और जो वहाँ के लोग थे, जो स्थानीय प्रशासन था, उन्होंने इसे रोकने की प्रयास किया और इन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब वैसे आदिवासी जो सन्यासी लोग थे वो क्या करते थे, जो अंग्रेजों की वो मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो जब्त की गई जब संपत्ति हुआ करती, जब्त किया हुआ जो अनाज होता था उसको ये अपने हिस्से में इनको ये कब्जा कर लेते थे और आम जनता में बांट दिया करते थे। इससे भी अंग्रेजों को आहत थी और अंग्रेजों को इस बात का मतलब डर था कि अगर ये बंगाल से बाहर जाएंगे इनका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए इन्हें बंगाल में ही रोकने का प्रयास किया गया और परिणाम इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखिए आगे है कि जो आदिवासी थे, आदिवासी का जो भूमि था और जो जंगल था, जंगल का जो अधिकार था, वो हमेशा से प्राकृतिक अधिकार रहा है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इनका जो अधिकार है पूरी तरीके से प्राकृतिक है और ये इस अधिकार को पूरी तरीके से मानते हैं। जो मतलब इनका अधिकार जो था इसको हड़पने की कोशिश की गई। ठीक है, और परिणाम इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसमें क्या होता है कि खान देश जो है और भील में इन्होंने जो खान देश के भील थे, भील एक सन्यासी और भील एक आदिवासी का नाम है समूह का, उन्होंने विद्रोह कर दिया। सिंह भूमि जो कि झारखंड और बिहार में है, उन वहां के जो कोल थे, कोल आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। संथाल झारखंड में इन्होंने विद्रोह कर दिया और मुंडा ये भी वहां पे क्या कहते हैं झारखंड में इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। मुंडा के जो प्रमुख है उन्हें बिरसा मुंडा कहते हैं। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये इमेजिनेशन फोटो है। ठीक है, इन्होंने ये देखिए ये फोटो है बिरसा मुंडा की, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया और इनको भगवान की उपाधि दी जाती है आमतौर पर झारखंड के अंदर। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया, संथालों ने भी विद्रोह कर दिया। ठीक है, संथालों ने विद्रोह कर दिया। अब जब दोनों तरफ से विद्रोह चल रहा है, ठीक है, परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा सरकार कुछ कदम उठाएगी। क्या करेगी सरकार? अब इनको दबाने के कठोर कदम उठाएगी। तो सरकार ने क्या किया? इनको दबाने के लिए बहुत सारे कठिन और कठोर प्रयास कर दिए। ठीक है, इस विद्रोह का स्वरूप क्या था, स्वरूप और मुद्दे क्या थे? देखिए आमतौर पर क्या था, जो इनका जो विद्रोह था, इनके विद्रोह के मुद्दे क्या हुआ, इसका मतलब जो आखिरी स्वरूप था वो क्या हुआ? राजनीतिक और सामाजिक चेतनाओं ने जन्म लिया। राजनीतिक चेतना, ठीक है, और सामाजिक चेतना ने जन्म लिया। कैसे? देखिए जब इनकी समस्याएं थी, आदिवासी की और किसानों की जो समस्याएं थी, ये समस्या क्या थी? सामाजिक थी। एक तो सामाजिक समस्याएं थी कि हम ये चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, और राजनीतिक समस्याएं थी क्योंकि जो इनका जो पुराना जो सिस्टम चल रहा था पंचायती राज व्यवस्थाओं का और आदिवासियों का अपना एक जो मुखिया का सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को अंग्रेजों ने तोड़ने का प्रयास किया। तो क्या हुआ? इनसे राजनीतिक विरोध शुरू होगा और सामाजिक विरोध तो चल ही रहा था क्योंकि मिशनरी के कारण जो इनका धर्म परिवर्तन चल रहा था, इसके कारण इनके अंदर सामाजिक चेतना आई कि नहीं सभी लोग मिल बांट करके काम करेंगे तभी हम क्या मुद्दा कर सकते हैं। बट इनके अंदर जो एक समस्या थी, वो समस्या थी मुद्दों को लेकर के। इनका जो मुद्दा था वो स्थानीय था, कोई देशभक्ति का पूरा मुद्दा नहीं था। इनका मुद्दा हमेशा इनके अपने लोकल इंटरेस्ट तक ही था। जैसे आदिवासियों का मुद्दा क्या था? उनके अपने क्षेत्रों पर विदेशियों का मतलब संपर्क नहीं होना चाहिए, ये उनका अपना था। किसानों का कैसा कि उनकी भूमि पर वो कर कम से कम दे। ठीक है, तो इनके लिए क्या था कि इनके मुद्दे से वो स्थानीय थे, कोई देश हित में या पूरे देश के लिए मुद्दे नहीं थे। हालांकि ये मुद्दे देश भर के लिए एक जैसे थे, लेकिन इनके पर्सनल इंटरेस्ट में जब ये विद्रोह करते थे कि कोई एक आर्थिक मुद्दा नहीं था। दूसरा था धार्मिक विश्वास का। जैसे कि मैंने बताया क्या कि मिशनरियों के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने कर दिया था। ठीक है, दूसरा क्या था, लेकिन फिर भी कई सारे किसानों ने धर्म परिवर्तन किया क्योंकि इनको लालच दिया गया था, बहुत सारे लोग दिखाए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भविष्य की जो योजना थी, योजनाओं का अभाव। अच्छा, ये जो सारे जो विद्रोह कर रहे थे, इस विद्रोह में क्या था कि इनकी भविष्य की जो योजनाएं थी इसका कुछ पता ही नहीं था कि आगे भविष्य में क्या होगा। अगर हमें मान लीजिए ये मिल भी जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, या फिर सेना अगर और बड़ी आती है तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह के जो मुद्दे थे ये इनके संपर्क से बाहर था, ये इनके समझ से बाहर था और ये इसी कारण से यहाँ पे फंस गए। तो अगर हम देखें तो किसानों के और आदिवासी जो किसानों का आदिवासी विद्रोह को आप समझ गए किस कारण से था। जैसे किसानों के मुद्दे क्या थे और आदिवासियों के मुद्दे क्या थे, आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, और जो इनकी जो मुद्दे हैं, क्योंकि इनमें क्या क्या इनके मुद्दे की समस्या क्या थी, समस्या क्या थी, एक तो ये मुद्दे स्थानीय थे, दूसरा क्या था कि इन्हें भविष्य का समझ नहीं थी कि भविष्य में क्या होगा, इसके भी इन्हें मान्यता थी नहीं। तो क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि आदिवासियों के क्या-क्या मुद्दे थे। कोई जंगल के मुद्दे थे कि इनके जंगल जो होगा ये इनका अपना आवास होगा। ठीक है, इसके ऊपर इनका अधिकार बना रहे। और किसानों के क्या मुद्दे थे? किसानों के मुद्दे थे जो उनकी भूमि है उस पे कम से कम कर मिले। ठीक है, ये किसानों के मुद्दे थे। ठीक है, तो दोनों मुद्दे आप समझ गए। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति आपके पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके कारण क्या थे? देखिए इसके कारण थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, और सैनिक और तत्कालीन कारण जो थे। इसके टोटल 5 कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह फैला। हालांकि ये विद्रोह अचानक से नहीं फैला। ये विद्रोह जो थे अचानक से नहीं फैला, बल्कि ये विद्रोह जो था वो एक अंग्रेजों द्वारा जो अभी तक लगभग 100 सालों से जो तकलीफ दी जा रही थी भारतीय जनता का, इसका एक विस्फोटक रूप था। ठीक है, अचानक से जनताएं भड़क उठी। तो इसके भड़कने के पीछे भी कई सारे कारण थे और इसके कारण के पीछे अंग्रेजों की नीतियां थी। ठीक है, आइए हम उन नीतियों के ऊपर चर्चा करते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी नीतियां थी इसके कारण अचानक से लोग इसके ऊपर भड़क उठे। ठीक है, पहले चलते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था कि जो सामाजिक कानून थे उसमें परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा था। अंग्रेजों को लग रहा था कि वो जिस जगह से आए हैं वो जगह सबसे शुद्ध है, सबसे अच्छी जगह है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है दुनिया के कल्याण को लेकर के। लेकिन इसी कारण से क्या हुआ कि वो क्या करते हैं, सामाजिक परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, सती प्रथा की समाप्ति करते हैं। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत करते हैं और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, धर्म परिवर्तन के बढ़ावा में वो एक काम और भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग धर्म परिवर्तन करेंगे, जो अगर धर्म परिवर्तन करने के बाद वो अपने पिता की जो संपत्ति है वो पूरी तरीके से खोएंगे नहीं, वो संपत्ति भी उन्हें मिलेगी। ठीक है, ये अंग्रेजों की नीति होती है क्योंकि जैसे ही वो धर्म परिवर्तन करते थे, पिता क्या करते थे, उन्हें अपनी संपत्ति से बाहर निकाल देते थे। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर देंगे तब भी आपको आपके पिता की संपत्ति मिलती रहेगी, आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देखिए, सती प्रथा के बारे में बताता हूँ। सती प्रथा क्या होती है, देखिए एक तरह की व्यवस्था होती है, बताता हूँ। ये नीचे चिता लेटी हुई है पति की, इसके ऊपर पत्नी को इस तरीके से बैठा दिया जाता है और इसके ऊपर आग लगा दी जाती है। ठीक है, मतलब एक पत्नी को जिंदा उसके पति को होते हुए, मतलब जब उसके पति मर जाता है तो पत्नी को जिंदा ही पति के साथ जला दिया जाता था। ये सिस्टम था सती प्रथा का। ठीक है, ये सिस्टम जो चलता रहा
इसी का विरोध होने लग गया और दादाभाई और जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसे समाप्त कर दिया गया 1829 में। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। आर्थिक नीति के बारे में क्या था? भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली किस देखो, किसानों की 3 प्रकार की जो ब्रिटिश समय था, किसानों की 3 तरह की प्रणाली शुरू कर दी गई थी ब्रिटेन के द्वारा। कौन थी? एक थी जमींदारी प्रथा, एक थी महलवारी प्रथा और तीसरी थी रैयतवारी प्रथा। आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी। ठीक है, इन 3 प्रथाओं की शुरुआत ब्रिटेन द्वारा की जाती है। इन तीनों प्रथा के कारण क्या होता है? किसानों की जो भू राजस्व प्रणाली होती है, जैसे किसान जो सरकार को टैक्स दे रहे होते हैं, उसमें अचानक से वृद्धि हो जाती है और सरकार किसान जो होता है वो इसमें टूट जाता है, क्योंकि वो उसको या तो साहूकारों से बहुत ज्यादा ऋण लेना पड़ता है या फिर उसको आत्महत्या करनी पड़ जाती है, क्योंकि वो इस तरह के भार को उठाने के लिए सहने की क्षमता वो नहीं रख पाता। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि उद्योग जो होते हैं, भारत में जो उद्योग होती है उसकी कमी हो जाती है। देखिए, जब औद्योगिक क्रांति अचानक से आती है देश के अंदर, तो उसमें क्या होता है, कच्चे माल जो होते हैं वो सबके सब विदेश भाग गए। ठीक है, उनको सबके सब विदेश लेके चला गया और जैसे ही माल विदेश गया, उसके साथ क्या हुआ कि भारत में भारतीय जो उद्योग थे उसमें उसकी कमी होने लगी। दूसरा कारण क्या था? जब माल गया, उसके बाद माल जो वापस आया बन के, उसने भारतीय उद्योगों से भी सस्ते में माल बेचने लग गया। तो परिणाम क्या हुआ? जो उद्योग हो गए वो खत्म हो गए, धीरे धीरे बंद हो गए। और परिणाम क्या हुआ? जो लोग पहले उद्योग में काम करते थे, अब उन्हें खेती में, कृषि में काम करना पड़ जाएगा। और जो कृषि में आएंगे तो क्या होगा? कृषि का भार बढ़ेगा। ठीक है, और कृषि में पहले से ही समस्या चल रही है भू राजस्व प्रणाली की, तो कृषियों की अलग समस्या है, किसानों की अपनी समस्या, और उद्योग पहले से ही बंद हो चुके हैं, तो इसीलिए उसकी आर्थिक समस्या बन जाती है। अब आते हैं सैनिकरण। सैनिकरण क्या होता है कि कम वेतन उन्हें मिलता है। किनको? भारतीय जो लोग होते हैं, जो भारतीय सैनिक होते हैं, उन्हें कम वेतन मिलता है ब्रिटेनों की तुलना में। पदोन्नति यानी कि उनका जो प्रमोशन होता है वो भी बहुत लेट होता है। ठीक है, और ब्रिटेन के बराबर नहीं होता। मतलब आप मान लीजिए कि कोई भी भारतीय जो सैनिक होगा वो सूबेदार से आगे बढ़ ही नहीं सकता, यानी कि वो कोई ऊंचा पद ले नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो कितना भी योग्य हो। ठीक है, आगे चलते हैं पेंशन को लेकर के। पेंशन के भी भारतीय सैनिकों और ब्रिटेन के सैनिकों को पेंशन में फर्क था। सेवा की जो शर्तें थी उसमें भी जातिगत भेदभाव था, यानी कि जो नस्लीय भेदभाव था, जातिगत कोई जगह पे हम नस्लीय भी कह सकते हैं, नस्लीय भेदभाव था। जो सेवा की शर्तें होती थी, ब्रिटेन को इतना मिलेगा, सेम रैंक के अधिकारियों को बराबर तरीके का सम्मान नहीं दिया जाता था। ठीक है, यही था सेवा शर्तों में भेदभाव को लेकर के। आगे चलते हैं, इसके राजनीतिक कारण क्या थे? देखिए, राजनीतिक कारण ये थे कि जो मुगल शक्ति थी उसको कम किया गया। जैसे कि जो पेंशन होगी, अब मुगल तो एक तरीके से पेंशन भोगी रह गए, लेकिन पेंशन भोगी के साथ धीरे धीरे इनकी पेंशन को और भी कम करने की कोशिश की गई। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि सहायक संधि जो थी वो, और जो राज्य की विलय की नीति थी डलहौजी की, और ये कर्नवालिस की, सॉरी, ये वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, इसके माध्यम से क्या हुआ? नए नए राज्यों को ब्रिटिश सरकार अपने में मिलाते चली गई। इससे क्या हुआ? जो राज्य की जनता थी वो ब्रिटेन के खिलाफ होने लग गई। ठीक है, उसका जो तत्कालीन खाता, जो तत्कालीन जो इमरजेंसी के कारण, जिसको मेन कारण माना जाता है, वो था इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल। ये इनफील्ड राइफल क्या था? ये आप ध्यान से इस बंदूक को देख सकते हैं। ठीक है, आप इस बंदूक को देखिए, इस बंदूक को ध्यान से देखिए, इस बंदूक के अंदर आप इस कारतूस को देखिए, ये कारतूस गोली है। इस गोली के इस ऊपर वाला जो हिस्सा है ये, इसको पहले दांतों से काटा जाता था और इसके अंदर भरा जाता था, फिर ये बंदूक, ताकि ये बंदूक चल सके। ठीक है, अब अचानक से अब बात क्या फैल गई, तो ये जो बंदूक है, इस बंदूक के अंदर ये जो ऊपर का हिस्सा है, जो कि चमड़े का सामान है, ये गाय और सुअर के चमड़े से बनी हुई है, और इसने अचानक से विद्रोह का एक नया रूप ले लिया जनता के सामने। ठीक है, तो इस विद्रोह के कारण ही, मतलब मेन कारण इसी को माना जाता है कि इस बंदूक की जो ये गोली थी, ये जो कारतूस के अंदर ये जो बंदूक था, इस बंदूक में जो ये जो कारतूस था, इस कारतूस के कारण क्या हुआ कि जब ये अफवाह फैली, तो भारतीय जनता, इसके मतलब भारतीय सैनिक जो थे, उन्होंने अचानक से विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इस विद्रोह का जो सबसे पहले जो मास्टरमाइंड थे वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की। मंगल पांडे से ये विद्रोह शुरू होता है, और इन्होंने क्या किया? अपने सीनियर अधिकारियों को गोली मार दी। ठीक है, मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे के जो सीनियर अधिकारी थे उनको इन्होंने गोली मार दी। परिणाम स्वरूप क्या होगा? जैसे इन्होंने मंगल पांडे ने इसको गोली मारी, ठीक है, इनके जो ब्रिटिश अधिकारी थे इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, फांसी देने के साथ ही अप्रैल महीने फांसी दी गई, और इंतजार किया गया कि विद्रोह कब तक किया जाएगा। आमतौर पर क्या था कि विद्रोह के लिए एक ऐसी योजना मानी जाती है कि हर गांव में जाकर के रोटियां बांटी जाती थी, ताकि लोगों के ऊपर विद्रोह के लिए लोगों को मतलब सचेत किया जा सके कि होने वाला है विद्रोह। और लोगों ने एक दिन भी डिसाइड कर लिया था, वो था 30 मई का। 30 मई को लोगों ने शुरुआत करने के लिए, जो आम जनता थी, सैनिकगण थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस दिन विद्रोह करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? सिचुएशन अचानक से परिवर्तन होने लग गया, अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ने लग गया। तो क्या हुआ कि मेरठ के अंदर में 10 मई को विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 10 मई के अंदर विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। वहां के जितने भी सैनिक अधिकारी थे उनको मार दिया जाता है और जेल को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जितने भी सैनिक होते हैं, सैनिक का एक दल क्या होता है, वो दिल्ली की तरफ कूच करता है, यानी दिल्ली की तरफ रवाना होता है। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो ये देखिए, ये व्यक्ति जो है बहादुर शाह जफर जी, बहादुर शाह जफर जी जो है, इनको भारत का एक फिर से भारत का राजा बना दिया जाता है। भारत का मतलब भारत का बादशाह बना दिया जाता है बहादुर शाह जफर जी को। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर उस टाइम पे मतलब उस सिचुएशन में नहीं थे कि वो हाँ या ना की सिचुएशन में बोल सके। ठीक है, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था कि अचानक से लोग आए, सैनिक आए, और उन्होंने उनको बुलाया, और जैसे ही ये अचानक से आ गए, इनको कहा कि आप भारत का नवाब बन जाए। लाखों की भीड़, मतलब हजारों की भीड़ों को देख करके ये उसे ना कहने की सामर्थ्य में नहीं थे, क्योंकि पहले से काफी बुजुर्ग थे और इनके ऊपर नेतृत्व की तो चिंता ही नहीं थी। फिर भी इनको भारत का गवर्नर, मतलब सॉरी, भारत का अधिकार, मतलब भारत का राजा बनाने की कोशिश की, बादशाह बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि अब इकलौता विकल्प में यही बन गई, जिनको केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी की बात कर दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसका स्वरूप क्या था? देखिए, अगर हम इसको अगर भारत के इतिहास के अगर हम परिणाम और स्वरूप के ऊपर जाए, तो अगर ब्रिटेन के इतिहासकार है वो कहते हैं कि ये जो विद्रोह है ये मात्र एक सैनिक विद्रोह है।
ठीक है। लेकिन भारतीय इतिहासकार हैं वो इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम बताते हैं। खास करके जो हमारे पास यहाँ पे वीडी सावरकर जी हैं, ठीक है, ये सबसे पहले हैं अपनी किताब में इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। वीडी सावरकर जी, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। तो वीडी सावरकर जी ने सबसे पहले क्या कहा था 1857 की क्रांति को कि ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, जबकि ब्रिटिश जो सैनिक थे वो क्या कहते थे कि ये सिर्फ मात्र एक सैनिक विद्रोह था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वीडी सावरकर जी ने इसके पीछे कुछ कारण भी बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण क्या कहते हैं, वैसे वीडी सावरकर जी ने भी अपने विद्रोह के दौरान इन सभी चीजों को सामने रखा। आगे चलते हैं। देखिए, ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन क्या हुआ, पूरी तरीके से असफल हो गया। ठीक है, अगर सफल हो जाता तो जाहिर सी बात उस टाइम पर आजाद हो जाते। ये असफल हो गया। इसका असफलता के पीछे के कारण कहते हैं, असफलता के पीछे का कारण था इनका हथियार। जो भारतीय जनता के पास जो हथियार था वो काफी उच्च क्वालिटी का, मतलब उच्च गुणवत्ता का नहीं था, बहुत ही कम मात्रा में था और गोले बारूद की काफी कमी थी। दूसरा कहता है संचार की सुविधा। ठीक है, संचार की सुविधा कहती है कि जो दिल्ली में विद्रोह होने में और जो बिहार में विद्रोह हो रहा था, दोनों के बीच में संचार की सुविधा का काफी अभाव देखने को मिला। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन के पास उच्च कोटि के संचार सुविधाएं थी, जिसके कारण क्या हुआ, जिनके पास तार की व्यवस्था थी, ठीक है, टेलीग्राफ की व्यवस्था थी, लेकिन भारतीय जो लोग थे उनके पास तार की व्यवस्था नहीं थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विद्रोह जो था उन्होंने शुरुआत कर दिया। ठीक है, आगे क्या होता है, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। भारत में क्या था, जो भारतीय लोग थे उनमें केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। हमने बहादुर शाह जफर को नेतृत्व दे दिया, केंद्रीय नेतृत्व तो दे दिया, लेकिन क्या वो उस नेतृत्व के योग्य थे? जवाब है नहीं। बहादुर शाह जफर इस नेतृत्व के योगदान नहीं थे, और ये सैनिक जो नेतृत्व जो था पूरी तरीके से भारतीय जो सैनिक थे उनके पास ही रहा, ना कि हमारे राजा के पास। ठीक है, तो केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, पर्याप्त संसाधन की कमी थी। जाहिर सी बात है, इन्होंने इतना बड़ा तो युद्ध उन्होंने लड़ लिया, लेकिन उन्होंने भविष्य की चिंता नहीं की। जैसे कि हर भारतीय, जैसे कि हमारा अभी तक का आंदोलन चल ही रहा था कि हम भविष्य को देख नहीं रहे हैं कि भाई अगर हम सैनिक एक टाइम पे तो जीत लेंगे, लेकिन वापस अगर फिर से सैनिक आएंगे तो हम उन्हें उनसे कैसे लड़ेंगे? इसके हमारे पास संसाधन की कमी है, हमारे पास खाने की कमी है, हमारे पास लड़ने की कमी है, तो संसाधन की पर्याप्त कमियां चल रही है। तीसरा क्या था कि कुलीनबर्ग ने इसमें सहयोग नहीं किया। कुलीनबर्ग का मानना था कि जो ब्रिटिश शासन है वो अभी भी सबसे सही चल रहा है, क्योंकि जो इन्होंने जो परिवर्तन किए थे ना अचानक से, कुलीनबर्ग ने उस परिवर्तन, उनका सामाजिक परिवर्तन था, उसका सहयोग किया था। और राजा लोग थे वो भी अब क्या कर रहे थे, विद्रोहियों के खिलाफ ही जा रहे थे, ना कि विद्रोही के समर्थन में थे। ठीक है, तो कुलीनबर्ग जो था, जो पढ़े लिखा वर्ग था, वो क्या करता था, इनके खिलाफ था। तो इनके पास एक बहुत मजबूत दिमाग की कमी हो गई थी, ब्रेन की कमी थी। ठीक है, विद्रोहियों के पास, क्योंकि मजबूत जो ब्रेन था, जो कुलीनबर्ग था, जिनके पास धन संपदा और बुद्धि थी, वो सब इनके पास नहीं था, विद्रोहियों के पास था ही नहीं। ठीक है, परिणाम स्वरूप हमारी असफलता हो जाती है, मतलब 1857 की क्रांति में हार जाते हैं, विद्रोही हार जाते हैं। ठीक है, अब जाते हैं अब विद्रोह तो हो गया, तो क्या विद्रोह में हमने कुछ पाया नहीं, हमने सब कुछ खो दिया? ऐसा नहीं था, हमने विद्रोह में काफी कुछ पाया भी। वो क्या पाया? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पे अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे साथ इतना सारा अत्याचार कर रही थी, अब वो खत्म हो गई। उसकी जगह पे क्या आएगा? क्राउन रूल। क्राउन रूल क्या है? अब हम सीधा ब्रिटेन की जो महारानी है उसके हम नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारा सीधा संपर्क किसके होगा? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के साथ। हमारे लिए नियम कानून कोई कंपनी नहीं बनाएगी, बल्कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाएगी। और जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाएगी तो हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे लिए काफी कुछ अच्छा सोचेगी। और ऐसा भी है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद काफी कुछ परिवर्तन किया गया। हालांकि काफी परिवर्तन, ये परिवर्तन पर्याप्त नहीं थे, लेकिन फिर भी परिवर्तन इतने तो थे कि आम जनता को कुछ हद तक राहत जरूर दी जा सकती थी। 1857 के बाद 1858 में शाही फरमान आता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें सॉरी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। इस शाही फरमान में क्या होता है? शाही फरमान में वो कई सारे अपने तथ्य रखती हैं कि हमें ये चीजें करनी चाहिए, हम जो है आपके जो सामाजिक परिवर्तन है, जो हमने जो आपके साथ जो अन्याय किया है, हम इसके लिए माफी मांगते हैं, प्लस हम आपके ये सारे अधिकार देंगे, हम आपके साथ ये सम्मान करेंगे, ताकि दोबारा से विद्रोह ना हो सके। ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि ब्रिटेन भारतीय लोगों को भी अब जो कानूनी व्यवस्थाओं में शामिल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ताकि अब जैसे कोई कानून बनेगा तो भारतीय भी शामिल होने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्या होता है, जो राजकुमार, अभी तक मैंने बताया था जो कुलीनबर्ग था वो विद्रोहियों के साथ नहीं था, तो जो कुलीनबर्ग विद्रोहियों के साथ नहीं था उनको इसका गिफ्ट भी मिलता है। और परिणाम स्वरूप उनका क्या होता है, जो उनकी जो पारंपरिक जो चीजें होती है, जो उनकी पारंपरिक व्यवस्थाएं होती है, गोद लेने की जो प्रथा उनकी चल रही होती है, उस प्रथाओं का पूरी तरह से खत्म किया जाता है। और सहायक संधि और जो राज्य की विलय होने की नीति है, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, और विद्रोह इसी के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब तक के लिए आपने जितना ही पढ़ा, आपको धन्यवाद। और आज हम इसी को लेकर के अपने शब्दों को यहीं पे रोकना चाहेंगे।